जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व को लेकर, जिसमें आपका 5th चैप्टर होगा दल निर्माण में संप्रेषण का महत्व। साथियों, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और घर में लिखने की प्रैक्टिस अवश्य करते रहें ताकि बीएड में एक अच्छा गोल आप हासिल कर सकें और आप जल्दी एक टीचर, भावी टीचर के रूप में जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व को लेकर, जो कि बीएड 3rd सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी का आपका पेपर होगा। तो आइए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग लिखने की प्रैक्टिस घर में अवश्य करते रहें ताकि एग्जाम में एक अच्छा गोल आप हासिल कर सकें। इस अंदेशे में बिल्कुल ना रहें कि आपका लॉकडाउन लग जाएगा और आपका पेपर नहीं होगा। आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको आगे टेट भी देना है, सुपर टेट भी देना है, सी टेट भी देना है। बहुत सारे भाई इस समय भी हमारे सी टेट दे रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोग सी टेट दे रहे हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दल निर्माण में संप्रेषण का महत्व, तो इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देखते हैं। जी, आपके सामने सबसे पहला लघु उत्तरीय क्वेश्चन सामने है। संप्रेषण के आधार पर टीम निर्माण में निहित तत्वों का वर्णन कीजिए। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण के आधार पर टीम निर्माण में के निहित तत्व मतलब कौन कौन से तत्व हैं? तो संप्रेषण के आधार पर टीम निर्माण में निहित तत्व निम्न है। कौन सा? अच्छा संप्रेषण। मतलब सबसे पहले टीम आपको बनानी है, आपको एक टीम बनानी है, एक आपको ग्रुप बनाना है, तो सबसे पहले आपका अच्छा संप्रेषण होने चाहिए, मतलब गुड कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बातचीत करने का आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए सबसे पहले, तभी तो लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ। दूसरा होगा समस्या समाधान। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्याएं यदि आती हैं तो उनको आप सॉल्व कर सकें, तभी तो आप नेता होंगे उसके टीम के। और तीसरा पॉइंट होगा कर्मचारी संतोष। जितने भी उसके कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें क्या होना चाहिए? संतोष मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कर्मचारी लिखा है, लेकिन इंग्लिश में यदि देखेंगे तब बहुत अच्छा शब्द लिखा है मेंबर्स, मतलब जितने उसके सदस्य होंगे हैं। सेटिस्फिकेशन, तो मतलब मेंबर्स जान गए, सदस्य। तो यहाँ कर्मचारी एक उपयुक्त शब्द नहीं लग रहा था, लेकिन जब आपने इंग्लिश को देखा मेंबर्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर कर्मचारी लिख सकते हैं। तो आइए, तो पहला पॉइंट जो था आपका अच्छा संप्रेषण मतलब गुड कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत का आइडिया आपका कैसा है। तो दल निर्माण के नेतृत्व में अच्छा संप्रेषण होना पहला मुख्य तत्व है। ये हमने पहले नंबर पर लिखा। और सबसे पहले आप भी जानते हैं, जितनी अच्छी बातचीत होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, लोग खींचे चले आते हैं। अच्छे संचार के कौशल में मौखिक, गैर मौखिक सूचना लिखना आदि घटक शामिल हैं। कौन कौन से? आप मौखिक सामने से बात करेंगे, गैर मौखिक बात करेंगे कि लोग आपकी बातें जब बताएं तो उसका 50% भी लोगों के सामने बोलें, तब भी लोग लगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी बातें करता है, आइए उससे मिलते हैं। सूचना लिखना, या आप लेटर लिखें तो आपका लेटर ऐसा होना चाहिए आकर्षक कि लोग खींचे चले आएँ। अच्छा संप्रेषण एक प्रभावी संप्रेषण साबित होता है। यह समझना आवश्यक है कि किस स्थिति में कौन सी संप्रेषण विधि शामिल की जाए जिससे टीम लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला पॉइंट होगा आपका समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। संप्रेषण के द्वारा समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अच्छा संप्रेषण टीम की वह कुंजी है जो सही रास्ता दिखाती है। संप्रेषण के माध्यम से दल के सदस्यों के मध्य स्थित आंतरिक व बाह्य समस्याओं को उजागर किया
जाता है। क्या कह रहे हैं? संप्रेषण के द्वारा समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। जब समाधान की बात की जाती है तो संप्रेषण के द्वारा, किसके? कम्युनिकेशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। अच्छा संप्रेषण टीम की वह कुंजी है, कुंजी मीन्स चाबी, जो सही रास्ता दिखाती है। अच्छा, आपका अच्छा संप्रेषण होगा, आप अच्छे से बातचीत करेंगे तो लोग आपको बता देंगे सारी चीज़ें, तो रास्ता निकाला जा सकता है। संप्रेषण के माध्यम से दल के सदस्यों के मध्य स्थित आंतरिक व बाह्य समस्याओं को उजागर किया जा सकता है। आंतरिक समस्याएं क्या हैं और बाह्य समस्याएं क्या हैं, उनको उजागर किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल का ये महत्व है। दल सदस्य या कर्मचारी संतोष, ठीक है। तो दल सदस्यों और कर्मचारियों में उत्साह जन संप्रेषण कौशल संतोष पैदा करता है तथा कार्यस्थल के प्रति वफादारी की भावना को बढ़ावा देता है, ठीक है। दल निर्माण, संप्रेषण सामग्री, शाब्दिक अशाब्दिक, ठीक है, या अच्छा संप्रेषण, और ये आपका प्रभाव, समस्या समाधान, कर्मचारी जब सुनेगा तो उसे संतोष मिलेगा। ऐसे करके आप फिगर 1 मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास यदि नोट्स है तो आप इसे जरूर देख लें। टीम निर्माण में संप्रेषण के सिद्धांतों का प्रयोग समझाइए। क्या कह रहे हैं? टीम निर्माण में जब आप टीम बनाएंगे तो उसमें संप्रेषण के सिद्धांतों का प्रयोग समझाइए। तो टीम निर्माण में संप्रेषण के सिद्धांतों का प्रयोग, टीम निर्माण में संप्रेषण के सिद्धांतों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जा सकता है। कौन सा? नंबर 1 तत्परता का सिद्धांत, और दूसरा होगा भाषा के उचित उपयोग का सिद्धांत। सबसे पहले क्या? तत्परता, प्रिंसिपल ऑफ रीडिंगनेस, तो मतलब का तत्परता, नियमित रहना चाहिए सबसे पहले। दूसरा क्या? भाषा के उचित उपयोग का सिद्धांत, आपकी लैंग्वेज उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए। संप्रेषण तभी आपका अच्छा होगा, कम्युनिकेशन तभी आपकी अच्छी होगी। तो नंबर 1 है तत्परता का सिद्धांत। संप्रेषण तभी प्रभावी हो सकता है जब उसे प्राप्त करने वाला पूरी तरह से तैयार हो, तत्पर हो, ठीक है, तभी हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण टीम सदस्यों के मध्य अभिप्रेरणा उत्पन्न करने व उसमें रुचि जागृत करने का कार्य करता है। इसमें दल के सदस्य दल कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब खुद बंदा तत्पर है तो सभी लोग तत्पर होंगे, और बंदा खुद सुस्त है तो लोग खुद सुस्त हो जाएंगे। भाषा में उचित उपयोग का सिद्धांत, अगला कौन सा है? भाषा में उचित उपयोग का सिद्धांत दल की संरचना व स्वरूप उसकी कार्यशैली द्वारा परिणित होती है। इसमें संप्रेषण के मुख्य सिद्धांत भाषा की विशेष भूमिका निहित रहती है। जिस दल में नेतृत्वकर्ता की भाषा शैली प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होती है, उस दल की कार्यशैली भी प्रभावपूर्ण एवं निर्णायक होती है। क्या कह रहे हैं? जिस दल के नेतृत्वकर्ता की भाषा शैली प्रभावपूर्ण और स्पष्ट होती है, कैसी होनी चाहिए? प्रभावपूर्ण होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है वो समझ में आना चाहिए, और प्रभावपूर्ण लैंग्वेज होनी चाहिए जो लोगों पर इफेक्ट डाले, हैं, बोले सीधे दिल में उतर जाती हैं उसकी बातें। मतलब क्या है? प्रभावपूर्ण बोलता है वो। संप्रेषण में भाषा के उचित उपयोग में निम्न गुण होने चाहिए। कौन से भाषा में गुण होने चाहिए? निम्न गुण होने चाहिए। तो आप भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी नेतृत्व करना पड़ेगा। भाषा की स्पष्टता, नंबर 1 क्या है? भाषा आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, जो आप कहना चाहते हैं वो समझ में आना चाहिए। संक्षिप्तता, बात बहुत संक्षिप्त होनी चाहिए। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप कॉलेज में गए थे तो मैथ में क्या पढ़ाया गया, तो आपने बताया सुबह तैयार हुए, फिर कॉलेज गए, पहला घंटा लगा, दूसरा घंटा लगा, इसके बाद तीसरे घंटे में मास्टर साहब आए और वो ब्लैक पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने थे, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे पढ़ाया,
फिर आपने बताया कि वहाँ पर आपका मैथ का चैप्टर ऐसे ही पढ़ाएगा। भैया मैथ में पूछ रहा तो सीधे बता दो, मैथ का घुमा फिरा के नहीं, ठीक है, लंबी चौड़ी नहीं, जो कहना चाहते एकदम सटीक से मारो। दूसरा, विचारों में सभ्यता, ठीक है, विचार सुसभ्य होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। उचित अनुतान, ठीक है, आदि। दल निर्माण की अवधारणा सिद्धांतों व निहित तत्वों के आधार पर दल निर्माण में संप्रेषण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अगर ये चीजें हैं तो आपकी संप्रेषण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दल निर्माण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए कि दल निर्माण क्यों बनाया जाता है, ग्रुपिंग क्यों होती है, टीम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो दल निर्माण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो आपके नीचे लिखे हैं। तो आइए कौन कौन से हैं देखते हैं। छात्रों में या समूह के सदस्यों के मध्य सहयोग की भावना का विकास करना। किसमें? छात्रों में या समूह के सदस्यों के मध्य सहयोग की भावना विकसित करना या फिर विकास करना। तो मतलब टीम बनेगी तो सब लोग क्या करेंगे, सहयोग की भावना सब में निकल कर आएगी। सदस्यों में संप्रेषण कौशल का विकास होना। जब लोग पास बैठेंगे तभी तो संप्रेषण होगा। आप अकेले कमरे में संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, कितना भी कोई मोटिवेट कर ले, आप शीशे के सामने बात नहीं कर पाएंगे। और शीशे के सामने बात करने का भी तो मतलब यही होता है कि हम किसी से बातें कर रहे हैं या फिर अपने से बातें कर रहे हैं। तो बिना शीशे के तो अपने से भी बातें नहीं होती हैं, उसके लिए भी दो लोग जरूरी हो जाते हैं, भली हमारी ही छाया हो। ठीक है, समझ गए। तीसरा पॉइंट है समस्या समाधान करने की योग्यता विकसित करना। ठीक है, जब चार लोग इकट्ठे होंगे तो समस्याओं का समाधान करना सीख जाएंगे एक दूसरे की। बिना विश्वास के किसी भी समूह का संचालन नहीं किया जा सकता, अतः समूह के सदस्यों में विश्वास की भावना विकसित करना। समूह के सदस्यों में क्या होना चाहिए? विश्वास की भावना विकसित होनी चाहिए। बिना विश्वास के समूह चल ही नहीं सकता। नैतिक स्तर का निर्माण करना। नैतिक स्तर का निर्माण करना, नैतिक शब्द बचपन से सुनते चले आए हैं। समूह सदस्यों में चिंतन स्तर का निर्माण करना। क्या? समूह सदस्यों में चिंतन स्तर का निर्माण करना, मतलब जितने लोग हैं सबसे पहले चिंतन करें कि बात सही है या फिर गलत है। सदस्यों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण का विकास करना। अब अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग उनकी बातें होंगी, तो अलग अलग जब बातें होंगी तो सामने जब आएंगी तो हम लोग सब पर विचार करना सीख जाएंगे। 8वां पॉइंट होगा सदस्यों में प्रतिनिधित्व क्षमता का विकास करना। प्रतिनिधित्व आराम से समझते होंगे, प्रतिनिधित्व। 9वां पॉइंट है एक दूसरे को जानने में पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। जब 4-5 लोग इकट्ठे होंगे, 10 लोग इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे को हम लोग अच्छे से जान जाएंगे। 10वां पॉइंट होगा विद्यालय की उत्पादकता एवं सृजनात्मकता में वृद्धि करना। तो ये आपके 10 पॉइंट हैं। यदि आप पेपर में 7-8 भी लिख देते हैं तब भी आप अच्छा गोल हासिल करेंगे, आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं। आइए 5वां क्वेश्चन है संप्रेषण में सुधार करने के लिए दल निर्माण की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय में स्वाभाविक एवं समरस संप्रेषण स्थापित करने का कार्य शिक्षा प्रबंधन व प्रशासन का है। विद्यालय में सामान्यतः 2 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। एक कौन सा? लंबवत संप्रेषण और दूसरा क्षैतिज संप्रेषण। कौन कौन से? एक आपका लंबवत है और दूसरा कौन सा है? क्षैतिज संप्रेषण। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के संप्रेषण को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? लंबवत में भी 2 पार्ट हो गए। कौन से? एक तो ऊपर की ओर सीधे चले जाओ, लंबवत का मतलब सीधा। ये तो ऊपर की ओर चले जाओ मतलब ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, और दूसरा होगा अब अधोगामी संप्रेषण, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है,
समझ गए? जो लोग मैथ के पढ़े हुए लोग हैं वो जानते हैं एक्स अक्ष पर चले जाओ या फिर वाई अक्ष पर चले जाओ। ठीक है, दो प्रकार के हो गए। तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, छात्र शिक्षक प्रशासन, इसमें कौन से आते हैं? सात छात्र आता है, छात्र से ऊपर शिक्षक और शिक्षक से ऊपर प्रशासन। और अधोगामी संप्रेषण, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, प्रशासक शिक्षक छात्र। समझ गए? इसमें उसका ठीक अपोजिट है। क्षैतिज संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैथ वाले अच्छे से समझते होंगे। शिक्षक अभिभावक एवं अन्य संप्रेषणों में सम्मिलित सदस्य एक दल की तरह कार्य करते हैं, और यदि इसमें संप्रेषण व्यवस्थित रूप से स्थापित नहीं होता है तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अतः इसके लिए आवश्यक है कि दल के प्रत्येक सदस्य में संप्रेषण कौशल का विकास किया जाए, क्योंकि बिना संप्रेषण के कोई भी समूह कार्य से ठीक से कार्य नहीं कर सकता। दल निर्माण उपयोग के अनुसार टीम के सदस्यों में संप्रेषण योग्यता का विकास करने के लिए दल के सभी सदस्यों को कुछ आधारभूत योग्यताएं जैसे श्रवण, वाचन, लेखन कौशल और एक दूसरे को जानना आदि आवश्यक है। ऐसा आप ऊपर भी देख चुके हैं। यदि दल के सदस्यों में इन योग्यताओं का विकास कर दिया जाए तो संप्रेषण सरलता से स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए विद्यालय में प्रतियोगिताओं, सम्मेलनों, खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन समय समय पर करना चाहिए। क्यों जरूरी है ये चीज़ें? ताकि संप्रेषण अच्छा हो सके। सदस्यों के मध्य संप्रेषण की स्थापना दो प्रकार से की जाती है। कौन कौन से? आइए। मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण कभी कभी सदस्यों के मध्य गलतफहमी उत्पन्न कर देते हैं। लिखित संप्रेषण, जहाँ तक संभव हो लिखित संप्रेषण का प्रयोग करना चाहिए। इससे संप्रेषण प्रक्रिया में स्पष्टता व एवं पारदर्शिता बनी रहती है। अब आपने मौखिक किया तो दूसरे को उसने कुछ और बताया, जबकि लिखित है तो भैया जैसा लिखा है वैसा 4 लोग पढ़ लो चाहे 400 लोग पढ़ लो, कोई उपस्थित नहीं है वो भी देख लो। दल निर्माण कर देने, संप्रेषण में सुधार करने हेतु शिक्षक, प्रशासक एवं छात्रों को मिलकर दल निर्माण किया जा सकता है। दल निर्माण कर देने से सभी एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। अब दल निर्माण की यहाँ बात की जाती है तो 3 लोग, शिक्षक, प्रशासक और छात्र, इन्हीं के बारे में होगा। वैसे दल निर्माण हर जगह होता है, चाहे आप नेतागिरी कर लें और चाहे वैसा ग्रुप बना लें, जुड़ जाते हैं और अपनी समस्याओं को सीधे उस समस्या से संबंधित व्यक्तियों को अवगत करा सकते हैं। जब सभी सदस्य एक दल के रूप में कार्य करते हैं तो उनमें प्रभावी संप्रेषण स्थापित हो जाता है। ठीक है। 6वां क्वेश्चन, संप्रेषण किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण एक संवाद है। कम्युनिकेशन क्या है? एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। हम बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। कैसे कैसे? हम लोग बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर। अब आप कहेंगे चित्र बनाकर कैसे? आजकल आप मैसेज जब भेजते हैं तो कभी कभी इमोजी भेज देते हैं, एक फिगर ही तो होता है, उसके माध्यम से लोग समझ जाते हैं कि आप सैड हैं या फिर आप हैप्पी हैं। ठीक है, ऐसे इसका मतलब ये हुआ बातचीत। संप्रेषण के मूल में यह विचार निहित है कि व्यक्ति समस्याओं पर परस्पर मिलजुल कर विचार करे और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर सामंजस्यपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में
सुगमता पूर्वक बढ़ सके। संप्रेषण के अर्थ को स्पष्ट करने वाली कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? मिलेट के अनुसार संप्रेषण को किसी साझे के प्रयोजन की साझा समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कैसा कौन से कहते हैं? मिलेट कहते हैं। टीड के अनुसार संप्रेषण का मूल समान विषयों पर मस्तिष्क में मेल स्थापित करना है। साइमन के अनुसार प्रचार के रूप में संप्रेषण को किसी एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिसके द्वारा निर्णयों को संगठन के एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक पहुंचाया जा सके। F.G. मेयर के अनुसार मानवीय विचारों एवं भावनाओं का शब्दों, पात्रों, संकेतों अथवा आदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, सम्मति अंत है, एक दूसरे की सम्मति, सब समझ गए होंगे इस शब्द से, भावनाओं का विनिमय है। EFL वीच के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ का हस्तांतरण है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संप्रेषण उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेश तथा इन संदेशों को से संबंधित भावनाओं, विचारों, तर्कों, तथ्यों, विचारों, विश्वासों आदि का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया द्विगामी होती है। कैसी होती है? द्विगामी, एक जगह से दूसरी जगह। इसके अंतर्गत पृष्ठपोषण तथा अंतःक्रिया होती है। इस प्रकार का संप्रेषण ही प्रभावशाली संप्रेषण माना जाता है। प्रसिद्ध विद्वान पिफिनर ने संप्रेषण को प्रबंधन का हृदय कहा है। किसने कहा है? प्रबंधन का हृदय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है। नंबर 2, संप्रेषण में अंतः प्रक्रिया होती है जो आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है तथा पृष्ठपोषण देती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की भागीदारी होती है जब तक उन अनुभवों पर सभी का अधिकार न हो जाए। संप्रेषण के कारक प्रबंधन का स्वरूप सक्रिय तथा परिवर्तनशील रहता है। संप्रेषण प्रक्रिया एकगामी तथा द्विगामी दोनों प्रकार की होती है, परंतु द्विगामी प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि इसमें पृष्ठपोषण दिया जाता है और अंतः प्रक्रिया भी होती है। संप्रेषण वह साधन है जिसमें विचारों और भावनाओं की भागीदारी होती है। किसमें? संप्रेषण में। शिक्षण की प्रभावशीलता संप्रेषण में की प्रभावशीलता पर ही निर्भर करती है। क्या? शिक्षण की प्रभावशीलता संप्रेषण की प्रभावशीलता पर ही निर्भर करती है। जैसा आपका संप्रेषण वैसी आपकी शिक्षण प्रक्रिया। प्रभावशाली संप्रेषण की अपनी एक शब्दावली होती है जिसके सुनिश्चित प्रयोग होने पर संप्रेषण सार्थक होता है। संप्रेषण के लिए संदेश, लक्ष्य, भेजने वाला, प्राप्त करने वाला, भाषा, विषय वस्तु एवं माध्यम आवश्यक हैं। 10वां पॉइंट होगा, संप्रेषण ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, ऐसा आपने देखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उल्लेख कीजिए, मतलब इनके बारे में बताइए। संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संप्रेषण के लक्ष्य। प्रायः लक्ष्य के अनुरूप ही संदेश तय किया जाता है। यदि संदेश त्वरित देना है तब त्वरित माध्यम यथा तार,
फ़ोन, किससे के माध्यम से? फ़ोन के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, और तदनुसार ही भाषा संक्षिप्त परंतु अर्थ को स्पष्ट करने वाली होगी। संप्रेषण, संदेश भेजने वाला संप्रेषक कहलाता है। संप्रेषक। तो संदेश भेजने वाला कौन सा कहलाता है? संप्रेषक कहलाता है, जो मूलतः संदेशों का कारण होता है। संप्रेषक जितना महत्वपूर्ण होगा, संदेश का महत्व उतना ही अधिक होगा। संदेश प्रत्येक की स्थिति व विश्वसनीयता संदेशों के महत्व को कम या अधिक कर सकती है। संदेश माध्यम, संदेश संप्रेषण के लिए संदेश भेजने वाला अनेक माध्यम अपनाता है। भाई जैसे भी भेज सकता है वैसे ही अपनाएगा। एक प्रबंधक कभी व्यक्ति सा लिखित, कभी मौखिक, कभी नोटिस बोर्ड द्वारा, या फिर आम सूचना पत्र वाहक द्वारा, या फिर आपका पत्र वाहक पुस्तिका द्वारा तथा त्वरित संदेश तार द्वारा भेजता है। ठीक है, फ़ोन द्वारा भेज सकता है, कैसे भी भेज सकता है। बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। संदेश श्रृंखला, संदेश संप्रेषण में अनेक प्रकार की श्रृंखलाएं अपनानी होती हैं। जब संदेश उच्च अधिकारी द्वारा संगठन के निम्न स्तर पर आसीन व्यक्ति को भेजा जाता है। निम्न स्तर मतलब उच्च से ऊपर से नीचे, ठीक, बड़े पदाधिकारी से नीचे वाले पदाधिकारी तक भेजा जाता है। तब ऊपर से नीचे की श्रृंखला, जब संगठन के कार्यरत समान स्तर के व्यक्ति को संदेश दिया जाता है, तब शैक्षिक श्रृंखला कैसी होगी? तब शैक्षिक, जब समान वाले में भेजी जाए तो कैसी? शैक्षिक। और जब निचले स्तर के लिए संदेश भेजे जाते तब नीचे से ऊपर संदेश श्रृंखला होती है। ठीक है, विपरीत समझ लीजिए, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। संदेश की विषय वस्तु, और नेक्स्ट लास्ट होगा संदेश की भाषा। तो संदेश की विषय वस्तु कैसी? संदेश की विषय वस्तु उद्देश्यानुसार होती है। जैसा आपका उद्देश्य वैसा संदेश का विषय वस्तु होगी। गोपनीय उद्देश्य की संदेश विषय वस्तु आम संदेश की विषय वस्तु से भिन्न होती है। जैसे गोपनीय कोई संदेश भेजा जाए। इसी प्रकार प्रशासनिक उद्देश्य से भेजे गए संदेश जन सामान्य के लिए प्रसारित विषय वस्तु से सर्वथा भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। संदेश की भाषा, विषय वस्तु की समान संप्रेषण की भाषा भी उद्देश्यानुसार भिन्न भिन्न और विविधता लिए हो सकती है। सैनिक या गोपनीय प्रशासनिक भाषा कूट भाषा से भी हो सकती है, जिसे संबंधित व्यक्ति समझ सकता है। कोडिंग में बात कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि संदेश पाने वाला किस भाषा एवं किस भाषाई स्तर को समझ सकता है। अब जिसे आप संदेश देना चाहते हैं उससे खूब इशारा कर रहे हैं, कोडिंग में बात करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पा रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपका ये लेसन खत्म हो गया, आपका ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर जो होगा वो होगा विद्यालय प्रबंधन में गुणवत्ता सुधार के लिए तथा बोर्ड विश्लेषण आयोजित करने के लिए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य का कौशल। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट आपका 6वां आएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।